इसी के साथ मुख्तलिफ जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब जैसे कि वलम नबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व नबलुवकुम मिनल खौफि वल जुई व नक्स मिनल अम्वाल, कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे जान माल के नुकसान से, औलाद के खसारे से, और औलाद की अजीज तरीन औलाद से भी इंसान को आजमाया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला ने इशारे दिए हैं। औलाद का जिक्र पैगम्बरों के हवाले से भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार आया है। लुकमान अलैहिस्सलाम की जो नसीहत है अपने बेटे को कि मेरे बेटे, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ अगर ज़मीन की तहों में या आसमानों में पोशीदा हो, वो तेरे रब की निगाह से पोशीदा नहीं है। ये जुमला भी पेरेंटिंग का गम्माज़ है। इसी के साथ हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में जहाँ पूरे ख़ानदान को देखते हैं, वहाँ औलाद को सरनिगू करता हुआ भी हम पाते हैं। तो गोया ये कि तकाज़े जो है उस वक़्त भी इस्लाम के तकाज़े, इस्लाम ने जितना ज़्यादा पेरेंटिंग पर यानी कि बच्चों की तरबियत पर जो इशारे दिए हैं, उससे ज़्यादा हमें कहीं इशारा नहीं मिलता। मौजूदा दौर में ये कहा जा रहा है कि बच्चों की तरबियत जो है वो एक बड़ा टास्क बन गया है। कभी गौर किया कि ये बड़ा टास्क क्यों बन गया है? इसलिए बन गया है क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले हुआ करता था कि हम पहले सबके साथ होते, बुजुर्ग घर के जो है वो तरबियत किया करते, और जनरेशन गैप नहीं था। बच्चों को सिखाया जाता था और कई-कई दिन तक काम सिखाना, बच्चों की तरबियत करना, ये सारे लोग मिलके ज़िम्मेदारी निभाते थे, सिर्फ़ वालिदैन की नहीं थी। बल्कि मोहल्ले के अंदर भी खड़ा हुआ शख्स जो है वो ज़िम्मेदारी को निभाया करता था। कोई बूढ़ा शख्स हो तो वो बच्चों को गाली देते हुए, खेलते हुए, नमाज़ के वक़्त खेलते हुए टोकता था कि नमाज़ को क्यों नहीं जा रहे हो? गाली क्यों बक रहे हो? फ़ुज़ूल चीज़ क्यों खा रहे हो? सिनेमा के पास क्यों खड़े हुए हो? क्यों इन सब चीज़ों को देख रहे हो? और आज जब हम देख रहे हैं कि जिन चीज़ों को तरबियत के हवाले से बुरी समझी जाती थी, आज वो सारी चीज़ें अरज़ानी के साथ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों के हाथ में मोबाइल है। पहले सिनेमा टॉकीज़ की या मूवीज़ देखने वाले गेट पर खड़े होना भी गुलफ्शा साहिबा आपका म्यूट कर दीजिएगा। सिनेमा के गुलफ्शा साहिबा जी, जो है किसी प्लीज़ आप मुंतज़िमीन जो हैं वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस बंद करवा दीजिएगा तो फिर आसानी होगी। तो ये था कि मतलब जो है किसी का मूवी देखने के लिए उसके सामने थिएटर के सामने खड़े होना, उसके डोर पर बच्चों की तरबियत के हवाले से कहा जाता था कि बिगाड़ पैदा होगा। और अब जो हम देख रहे हैं कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो कोने में बैठा हुआ है और चीज़ों को पता नहीं क्या वो चीज़ देख रहा है। तो बिगाड़ के वो ज़रिए जो पहले कम-कम मयस्सर थे, अब वो अरज़ानी के साथ आज इंसानों के पास मौजूद हैं। तो इसी वजह से बिगाड़ बहुत बढ़ गया है। वो बुज़ुर्ग जो उँगली पकड़ कर बच्चों को मस्जिद ले जाया करते थे, वो अब नादिर हैं, दिखाई नहीं देते हैं। बुज़ुर्गों के घुटनों में दर्द है, वो मस्जिद जाते ही नहीं हैं, और जहाँ मस्जिद जाते हैं, वहाँ मस्जिद में बच्चों को आने ही नहीं दिया जाता है। उसके अलावा घर में वो ख़वातीन जो लड़कियों की तरबियत किया करती थीं, वो अपनी गृहस्थी किया करती थीं, अब उनके हाथ में गुड़िया और बर्तन खेलने के अलावा के बजाय बच्चियों के हाथ में जो है वो बार्बी डॉल थमा दी गई है, या फिर बच्चों के सामने जो है स्क्रीन दे दिया गया। तो इस तरह से हमारे घर का जो निज़ाम कोलैप्स हुआ, उसके साथ-साथ समाज का पूरा सिस्टम भी ख़त्म हो गया। और समाज का जब सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो दरअसल हम ये समझ नहीं पाते हैं, हम तरबियत का निज़ाम बिगाड़ लेते हैं, पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाता है। और बच्चों को जो है स्कूल में यही था कि उस्ताद जो है बहुत अहमियत उसकी थी, अब जो है उस्ताद की अहमियत भी ख़त्म हो गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक पेरेंटिंग आज के मौजूदा हालात में वालिदैन के तकाज़े बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि वालिदैन जो है ये वाहिद ज़रिया हो गए हैं जो बच्चों की तरबियत करेंगे। अब बाहर का माहौल, ख़ानदान का मिज़ाज, बल्कि अब ख़ानदान जो थे चाचा, ताया, फूफी, इनके बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिशन, अनडिक्लेयर कॉम्पिटिशन, बगैर वाज़ेह कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया। ताया के बेटे के पास आईफ़ोन है तो अब्बाजान हमें भी आईफ़ोन ले दीजिए। चाची की बेटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा खुले गले के लिबास पहन रही हैं, कपड़े तो हमको भी शादी पे यही वाले लिबास दिला दीजिए। तो अब वो ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो गया, जो तरबियत नहीं करता। माँ बा दादी-नानी और नाना-दादा तो कहीं खो से गए, वो भी तरबियत नहीं कर रहे हैं। फिर हो गया बाहर का समाज का माहौल, वो भी तरबियत नहीं कर रहा। बल्कि जिन स्कूल की दहलीज़ पर बच्चा इल्म हासिल करने जाता है,
वो स्कूल की दहलीज का भी हाल ये है कि वहाँ बैठे हुए बच्चे रात-दिन मूवीज़ की बातें करते हैं। तो गोया अब बच्चा जाए कहाँ और बच्चे का की निगरानी कौन करे? जहन्नम की आग से उसे कौन बचाए? तो अब वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर माँओं के ऊपर काम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले पूरा घर मिलकर तरबियत करता था। बच्चों की, लड़कों को अब्बाजान ले जाया करते नमाज़ों को। अब मुझसे काउंसलिंग में और पेरेंटिंग में ख़वातीन बरवला बताती हैं कि पेरेंटिंग कोर्स वग़ैरह में कि बच्चे जो है माँ-बाप जो है अब्बाजान खुद फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठते, तो कैसे मैं अपने बच्चे को पाबंद करूँ? तो अब बताइए निज़ाम इस तरह से पूरा मुंतशिर हो चुका है। जिस मुंतशिर निज़ाम की वजह से कोई भी बच्चे को हम तरबियत का कोई माहौल उसे मिल नहीं पा रहा। वो टीचर, वो उस्ताद जो उँगली पकड़कर इंसान को पढ़ना सिखाया करता था, वो उस्ताद भी कहीं अब खो-सा गया, अपनी उलझनों से काश में उलझा रहता है। उसके पास पेमेंट भी ज़्यादा परवाह होती है, अब वो पढ़ाई पर उस तरह ध्यान नहीं दे पाता, वो अपने मोबाइल में लगा होता है और एक उस्ताद जो है वो मल्टीपल बिज़नेस वग़ैरह भी कर रहा होता है। तो ज़ाहिर है हर इंसान खुद गर्ज़ाना मादा परस्ताना और खुद गर्ज़ाना दौड़ में इंसान अपने बच्चों को उससे नाबलद हो गया। अब वालिदैन का एक सोर्स बच जाता है, जहाँ पर वालिद माएँ जो हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास, अच्छे स्कूल, अच्छा घर, घर का डेकोरेशन, पैसों के ऊपर चपकलश, उसके अलावा अपने शोहर से उलझनें, ससुराल वालों से ताने-बाने, इस तरह की उलझनों की वजह से वो अपने बच्चों पे तरबियत नहीं दे पा रही हैं। तो गोया ये कि सारे निज़ाम में सबसे बड़ा नुकसान बच्चे का हुआ है, क्योंकि सबने हाथ उठा लिया बच्चे से। तो इसीलिए मौजूदा ज़माने में बदलते ज़माने के साथ पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। तो यहाँ पर हम रोल ऑफ पेरेंट इन टुडेज़ एरा यानी कि मौजूदा माहौल में वालिदैन का किरदार हम देखेंगे। पेरेंटिंग इन डिफरेंट फॉर एवरी एज ग्रुप, हर एज ग्रुप की पेरेंटिंग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। अब इस पर बहुत सारे रिसर्चेज़ हुए हैं। ये निज़ाम जो आज हमें कोलैप्स नज़र आ रहा है समाज का, जो बच्चों की तरबियत के लिए दरकार था, ये निज़ाम वेस्ट में, मग़रिब में बहुत पहले ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के सिले में इन्होंने ये किया। ज़ुमर, ज़ुमर दरवाज़ा बंद कीजिए। ये वाला आवाज़ें आ रही है। खत्म ख़त्म होने की होने की वजह से वजह से ये ये किया किया गया गया कि कि मतलब ये हुआ कि उन्होंने बहुत तहक़ीक़ात की, बहुत रिसर्चेज़ की हैं और किताबें भी लिखी हैं। हमारे यहाँ जो इस्लामी तर्ज़ थी, क्योंकि हम चूँकि मग़रिबी दुनिया के उन तफ़क्कुरात और उन नज़रियात से हटकर बिल्कुल हम ये समझते हैं कि हम इस्लामी तर्ज़ के साँचे में, इस्लामी साँचे में उसको ढालें पेरेंटिंग को, तरबियत को। तो ज़ाहिर है कि जो पेरेंटिंग पर रिसर्च हुई है हम उसको सामने रखते तो हैं, लेकिन इस्लाम से जो कोरिलेट करता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो टकराती है बात उसको छोड़ देते हैं। तो पेरेंटिंग इज़ लर्नर टू यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वालिदैन की और बच्चों की। अब ये जो निज़ाम की मैंने आपसे बात की है, तो ये एक सर्कल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आप येलो कलर का जो सर्कल देखेंगे ये बच्चा है, ये वाला बच्चा है और ये जो है ये डब्ल्यूएचओ का कांसेप्ट है। ये डब्ल्यूएचओ ने ये तसव्वुर दिया है कि सबसे पहले जो बच्चे की तरबियत होती है वो 0 से 3 में होती है, यानी 3 साल में। 3 साल में होता क्या है, बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत मासूम-सा, अभी उसके दिमाग का, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो तरबियत की कुछ चीज़ें पहले से लेकर आता है। पहले से वो मतलब वो तरबियत की चीज़ें पहले से उसमें पैदाइशी तौर पर होती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सर्कल आपको चाइल्ड का दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दरअसल ये बच्चा है इसमें और ये पैरेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग है। ये मतलब वालिदैन हैं जो मियाँ और बीवी हैं। अगर मियाँ-बीवी को बचपन से कोई पहले से कोई बीमारी है, यानी कि शुगर उनकी बढ़ती है या ब्लड प्रेशर है या थायराइड्स है, तो बच्चा अपने हेल्थ के वो कंटेंट अपने जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद पेरेंटिंग नॉर्म्स और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो भी आते हैं, जैसा कि वालिदैन बहुत सख्त डिसिप्लिन वाले हैं। वालिदैन बहुत सख्त ज़्यादा रूल कायम करने वाले हैं, या माँ का मिज़ाज चिड़चिड़ा है, माँ में एंग्ज़ायटी है या फादर में एंग्ज़ायटी है, फादर के अंदर पढ़ने-पढ़ाने का कोई सलाहियत नहीं है, वो डम सा मिज़ाज है। तो वो दिमागी सलाहियत कमज़ोर वाली वो बाप की बच्चे में शिफ्ट होगी। तो इस तरह से वो चीज़ें जो बच्चे की पहले से मौजूद होती हैं, वो 40% होती हैं। उसकी शख्सियत जो दुनिया में जब वो आँख खोलता है, तो 40% वो अपने वालिदैन से कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आता है साथ में।
और अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं, जो बच्चा हमारा मतलब बचपन से पैदाइशी चीज़ें लेकर आया है, हम उसको डाँटते हैं, ये बिगड़ गया है, ये बदतमीज़ हो गया है, इसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, या फिर ये बच्चा जो है पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, या बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब अब्बाजान बढ़ाई हैं और बेटे को डॉक्टर बनने की तलकीन की जा रही है, वो 40% चीज़ें लेकर आया है। बड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मैकेनिज़्म उसके अंदर नहीं है, जो वो मैकेनिज़्म एक डॉक्टर के लिए चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, तो वो मैकेनिकली जो उसका इंटेलिजेंस है, वो बहुत हाई है और आप उसको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने यानी किताबें पढ़ने के लिए माइल करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है जब वालिदैन समझते नहीं हैं। तो जब ये बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर ये इसके बाद ना सिर्फ यही अमल नहीं करता, बल्कि वालिदैन के बाद जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी अगर माँ-बाप में एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, मायूसी है, छोटी-छोटी बातों पर उलझ जाना है, माँ को चुगली लगाने की आदत है। चुगली लगाने की आदत को भी हम साइकोलॉजिकल बीमारी मानते हैं। इस तरह की आदत है यानी ओवर शेयरिंग यानी ज़बरदस्ती का जाकर किसी के सामने अपनी सारी बातें करना या सुनाना। तो ओवर शेयरिंग की जो आदत है, वो आदत भी दरअसल इंसान को क्या करती है, कंडम कर देती है, वो भी बच्चे के अंदर शिफ्ट होती है। अब बेचारे बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों से लड़ पड़ रहा है क्योंकि वो ये दोस्त की बात उस दोस्त के पास लगाता है, उस दोस्त के पास इस दोस्त के पास लगाता है। दादी के घर जाकर अम्मी के अब्बू की बात बोलता है, दादी के घर की बात जाकर अम्मी अब्बू को बोलता है। ये आदतें घर में होती है, वो कहाँ से सीखता है? वो हमारे ही घर के माहौल से सीखता है। वालिदैन में जब ऐसे होता है कि शौहर का पीठ फिरते ही माँ जो है बुराई करना शुरू कर देती है अपने शौहर की, तो ज़ाहिर है बच्चा सीखेगा कि बुराई करनी चाहिए, लोगों को डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप घर में माहौल बना दें कि बेटा हम थर्ड पार्टी डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें दूसरों की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बचपन से जब बच्चे ने यही बोलते हुए माँ को सुना है, तो फिर वो नहीं करेगा। अब वो देख रहा है कि फुप्पी आई थी, एहतमाम से उसका स्वागत हुआ, खाना खाई और एहतमाम के साथ 8-10 दिन रही, अपने बच्चे लेके चली गई। अब जाने के बाद अम्मा जान पड़ोस से सुना रही है, उसकी फुप्पी बड़ी तमाशा है, अपने ननियाल अपने मैके में सुना रही हैं और अपने शौहर को सुना रही हैं, बच्चों के सामने बोल रही हैं, तो कैसे ना बच्चे कुछ सीखे। तो पेरेंटिंग असल में हमने ही बिगाड़ा है। तरबियत जो है हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सिखाकर तरबियत समझते हैं, कपड़े पहना के स्कूल भेज दिया। स्कूल से आया तो बेटा खाना खा लो और छोटा-सा आराम कर लो, खेल लो, फिर उसके बाद अरबी का टाइम हो बेटा अरबी चले जाओ। अपनी अरबी का टाइम हो गया, अरबी चले जाओ। अरबी से बच्चा आ गया, बच्चा होमवर्क लेके स्कूल में बैठ जाओ, होमवर्क कर लिया, उसके बाद दुआ पढ़ो और सो जाओ, होगी पेरेंटिंग। दैट इज़ नॉट अ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग असल में ये पेरेंटिंग यानी कि तरबियत जो आप कहते हैं, ये तरबियत नहीं है। और फिर जो सुन रहा है बातें, उसमें कोई नॉलेज की बात नहीं, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं, कोई उसके सब्जेक्ट से रिलेवेंट चीज़ नहीं, कोई अच्छा अखलाकी कहानियाँ नहीं, कोई पैगंबर का किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं। जो सुन रहा है बस वो दूसरे की चुगली सुन रहा है या फिर दादी की बुराई सुन रहा है या फूफियों की बुराई सुन रहा है, ताया चाचा की, अम्मी और अब्बू की तो कोई बुराई करता नहीं है, ननियाल की तो कोई बुराई करता नहीं है, तो इसलिए ननियाल की बुराई वो नहीं सुन रहा, लेकिन वो ददियाल की सुन रहा है। हाँ, वो ये देखता है कि नाना अब्बू ने क्या गलती की थी शादी के वक़्त, उस पर सारा घर भी बात करता है और अब्बाजान भी ताने देते हैं। तो इस तरह से जब वो घर में इन सब चीज़ों को सुनेगा तो फिर ज़ाहिर है वो इसी तरह का होगा। अब पेरेंटिंग अलग-अलग माहौल में कैसे होती है, जैसे कि बच्चा डेवलप हुआ इसका ब्रेन, तो जब ये पैदा होता है तो 29 डेज़ का होता है। जैसे मैंने कहा ना कि 0 से 3 में जो पेरेंटिंग की जाती है, बच्चों की तरबियत वो बिल्कुल अलग होती है। और 4 साल से लेकर 12 साल तक जो की जाती है वो बिल्कुल अलग होती है। और 12 साल के बाद टीनेज पेरेंटिंग, जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं बकौल वालिदैन के, जब बच्चा बात नहीं सुनता है, जब बच्चा प्राइवेट रूम में बैठ जाता है, जब माँ-बाप को खातिर में नहीं लाता, तो वो उम्र होती है 13 साल से लेकर 21 साल तक। तो उसकी पेरेंटिंग बिल्कुल अलग होती है। तो अब हम बात करेंगे, एक-एक पर हम बात करेंगे डेवलपमेंटल स्टेज में। अब हम बात करेंगे कि डेवलपिंग जो इरा है ब्रेन का, वो 29 डेज़ में बच्चे का इतना ब्रेन बनता है और 33 डेज़ में इतना बनता है। ये 1000 डेज़ प्रोग्रामिंग, 1000 दिन की तरबियत। आप समझते हैं कि 40 दिन बच्चे को की देखभाल कर ली, अब 1000 दिन तक कुछ नहीं करना है, बच्चे को छोड़ देना है। बल्कि ये 1000 दिन की तरबियत इतनी ज़्यादा अहम है कि इसमें अगर आपने तवज्जो दी तो आपका बच्चा पूरी उसकी शख्सियत तय हो जाती है कि क्या बनने वाला है, क्या करेगा।
अब देखिए 52 दिन पर इनकी जो ब्रेन है इस तरह का होता है, 59 डेज में इस तरह का ब्रेन होता है, 70 डेज में इस तरह का होता है, 20 वीक्स में इस तरह का, 6 मंथ में इस तरह का, 9 मंथ में इस तरह का, और फिर उसके बाद जो है ये पूरा 3 साल तक ब्रेन ऐसा ही रहता है और बाद में एडल्ट का दिमाग इस तरह बनता है। ये कितनी सिलवटें इसमें आ गई हैं, इसमें सिलवटें आ गई हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारी सिलवटें हैं, इसमें सारे रास्ते बने हुए हैं, यहाँ सिलवटें भी कम है, यहाँ उससे भी कम है, यहाँ बहुत कम है। अभी आज ही की बात है, मैंने एक माँ से कहा कि अपने बच्चे को आप मत डांटिए, उसने कोई गलत मतलब उसने जो है कुछ गिरा दिया, 2 साल का बच्चा है, उसने कोई चीज पैर पे गिरा दिया, वो कह रहे हैं मैंने तुमने मना किया था कि तुम यहाँ नहीं आओ, तुमने फिर से गिरा दिया, वो उसको मारे जा रही है। मैंने कहा मत मारे इसे, तो कहा कि सुनता नहीं है मेरी बात। तो मैंने कहा सुनने वाला दिमाग तो अभी उसका बना ही नहीं है कि वो आपकी बात समझे और सुने। आपने उसको सुना दिया, उसके कान ने सुन लिया, लेकिन उसके दिमाग में वो सिलवटें ही नहीं है, तो समझेगा कैसे? इसे न्यूरोमस्कुलर कहते हैं। जब सिलवटें ही नहीं बनी तो वो सुनेगा कैसे? जब कोई रास्ता उसके पास बना ही नहीं है, जिस जगह आपने पौधा उगाया ही नहीं है, तो वहां पर कैसे उगेगा? तो असल हमारा जो गुफ्तगू है, हमारी जो गुफ्तगू है वो दरअसल बीज है और सिलवटें वहीं से बनना शुरू होती है। इसीलिए जो बच्चों के गेटवेज होते हैं, हसीसियात होती हैं, देखना, सूंघना, चखना या फिर सुनना और या फिर देखना, ये सारी चीजें, देखना, सूंघना, चखना, चखना, महसूस करना, हिस्सियात महसूस करना और किसी चीज को चखना, ये जो 6 सेंस जिसे कहा जाता है, 6 हमारे गेटवेज हैं जो नॉलेज को पहुंचाते हैं ब्रेन में। इनके जरिए से ही बच्चा जो है उसके ब्रेन के जो सिलवटें हैं वो बननी शुरू होती है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है। इस डेवलपमेंट में क्या होता है, जब आप कोई आइडिया देते हैं, जैसे दूसरी वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं लाइट्स ऑन हुए हैं, ये लाइट क्या है? ये स्पार्क है। जब आप कोई बच्चे से बात करते हुए, कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बादशाह था, तो अब बादशाह उसको नहीं पता क्या था, वो करके सुन तो रहा है, वो 1-1.5 साल का, 2 साल का है, लेकिन वो अल्फाज पर गौर कर रहा है। अगर वो बच्चे के दिमाग में उसका राइट ब्रेन वर्क कर रहा होगा तो लैंग्वेज अच्छी होगी, तो वो देखेगा कि माँ ने कहा बादशाह था और उसकी बीवी थी, अब वो था और थी को सुन रहा है, यानी मुअन्नस मुज़क्कर सीख रहा है, आपके तसव्वुर को नहीं देख रहा। लेकिन आप जब उसको ड्रॉ करके बताते हैं, देखो बेटा ये क्वीन है, ये क्वीन है और ये किंग है, ये दोनों ऐसे लिबास पहनते हैं, और फिर आप वीडियो दिखा के कहते हैं ये इस तरह का बादशाह होता है, तो आपने जब दिया तो फिर वो विजुअलाइज करेगा। तो विजुअलाइज भी कब करेगा? जब उसका राइट ब्रेन वर्क कर रहा हो। लेफ्ट ब्रेन कर रहा हो तो विजुअलाइज भी नहीं करेगा, सिर्फ हूं करके सुनेगा, और उसका दिमाग जो है आपके रकबे पर काम कर रहा होगा। लेफ्ट ब्रेन काम करेगा तो रकबे पर, यानी आपने कहा कि बहुत बड़ा था, तो उन्होंने नापा उसको अपने तसव्वुर में और उन्होंने उसकी मैपिंग की। तो ये सब चीजें जो है, बच्चा आपकी बात आपके लिहाज से नहीं सुनता, उसका दिमाग जिस चीज के लिए बना है, वो जरखेज जमीन जिस चीज के लिए बनी है, अल्लाह ने जिस काम के लिए उसे भेजा है, यानी 40% तो वो माँ बाप का हेरिडिटी फैक्टर होता है और 20% उसका अपना इन्नर सेल्फ होता है, खुद का वजूद होता है। ये 60% में जो चीज उसके मुताबिक रहती है वही चीज उसको जाकर लगती है, बात को, दिल को, वो आपकी पूरी बात नहीं सुनता। इसीलिए 3 साल तक बच्चे का रैपिड, बहुत तेजी के साथ ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और 6 साल की उम्र तक बच्चे का स्लो 3 से 6 बहुत स्लो होता है। 6 साल के बाद ही आपका बच्चा पूरा डेवलप होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 6-7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज की ताकीद, नमाज वो पढ़े, और जब वो 9 साल का हो जाए तो ताकीदन नमाज पढ़ाई जाए। कितनी अहम बात है, सोचिए, 6 साल तक ब्रेन ही नहीं होता, इसीलिए अल्लाह ने हर किस्म की शरीयत से उसको दूर किया। हम कहते हैं स्कार्फ पहनाइए बच्ची को, क्योंकि बचपन से पहनाएंगे तो बाद में पहनेगी। भाई उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उसको अभी सुनना है सफाई से। अल्लाह ने उस पर कोई शरीयत नहीं रखी, कोई शरीयत का निफाज नहीं किया। 6 साल के बाद, 7 साल के बाद आप स्कार्फ पहनाएंगे तो उसको याद रहेगा। छोटी छोटी बच्ची को आप स्कार्फ पहनाते हैं, छोटे लड़के होते हैं उनको घर के छोटे छोटे काम में शामिल नहीं करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़की को अलग लड़के को अलग। तो ये सारी चीजें जो है बच्चा देख रहा होता है, समझ रहा होता है, लेकिन ये मतलब उसका लॉकिंग चलता है, वो आपके अंदाज से, आपके मुताबिक नहीं सीखता। मिसाल के तौर पर आप बोल रहे हैं कि बेटा आपको अगर पॉटी आ जाए ना तो मम्मा को बता दीजिए, ये उसने सुना नहीं, क्योंकि उसको मम्मा को बता दीजिए उसको समझ में नहीं आया कि क्या बता दीजिए। वो उंगली पकड़ कर ले जाकर टॉयलेट में बताएगा कि हमने पॉटी कर दिया, 1.5 से 2 साल का बच्चा। लेकिन अगर आप वही बात इशारे से कहें कि सुसु आया,
बच्चे को और पूछें तो फिर वो बताएगा। तो ये पेरेंटिंग के स्टाइल, ये सीखना होता है, पूरी चीज़ें बहुत तरबियत सीखनी होती है कि कैसे बच्चे को एक्टिवेट करें। अब हम सेकंड ग्रुप पर आ जाते हैं जो हमको 6 साल के बाद से लेकर उस पर करनी है 12 साल तक। तो पहले वाले ग्रुप में जो हमने 6 साल से पहले का, उसमें कितना अल्लाह ताला ने इस्लामिक तर्ज पे बताया। बच्चा पैदा हो जाए तो कान में अज़ान दे दे माँ, ठीक है? बच्चा पैदा हो तो माँ मतलब अज़ान दिलवा दी जाए। अब वालिद दिलवाएँ या फिर कोई दिलवाए, लेकिन अज़ान दे दी जाए। उसके बाद उसका बेहतरीन नाम रखा जाए जो इस्लामी तसव्वुर से बहुत करीब तर हो। फिर उसके अच्छे नाम के बाद उसको जब जब वो मतलब गंदगी में हो तो पेशाब और टॉयलेट से उसको जल्दी पाक कर दिया जाए, उसको जिस्म को लगने ना दिया जाए, ज़्यादा देर तक ना रखें। पैम्पर बाँध के माएँ छोड़ देती हैं, घंटों इज्तिमा में बैठी हुई हैं भाई। ये पेरेंटिंग नहीं होती, ये तरबियत नहीं होती। अल्लाह ताला ने उस बेज़बान बच्चे का सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है कि गलाज़त से उसे जल्दी निकालें। आप कभी गंदगी में हाथ डालकर बैठ सकते हैं क्या? आप गंदगी में रह सकते हैं? आपको तो अगर आपको ज़ोर से सुसु आ जाए तो भाग के दौड़ के चले आ जाएँगे, एक तरफ जाके प्राइवेसी में सफाई-वफाई करेंगे, टॉयलेट जाएँगे। वो मासूम बेज़बान बच्चा है, उसकी स्किन तो आपसे भी ज़्यादा हिस्सियात वाली उसकी है। तो पैम्पर खोल दीजिए जल्दी, मतलब बाँध कर रखिए मत कि बच्चा करता रहे। पेशाब के कपड़े उसके जल्दी नहीं चेंज करवाएँगे। कितना उलझन होती है गीले पर आप बैठ जाएँ तो, बारिश में भीग जाएँ तो। खुद के वजूद से ज़रा सोचिए कि वो मासूम बच्चा है, बेज़बान है। फिर उसके बाद जो है उसकी आँखें जो है वो मुकम्मल नहीं देखती, उसको आँखों से एक्सप्रेशन सिखाना। अगर आपने बचपन में नहीं सिखाया, मतलब आपने उसको बचपन में एक्सप्रेशन, कलर्स, बलून के कलर्स, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई, जो लाइट्स दिख रहे हैं उसी के हैं, कि बच्चे के दिमाग में ये लाइट की तरह रोशन होते हैं और फिर वहीं से वो कनेक्टिविटी बनाता है और न्यूरॉन के डेवलपमेंट में आप नॉलेज भी डाल देते हैं उसमें। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक पाइपलाइन बिछाई है, पाइपलाइन में आपने क्या किया, अभी उसमें पानी दौड़ाया नहीं, लेकिन जैसे ही आप एक साइड का कॉक खोलकर उसका एक साइड पानी दौड़ाते हैं, तो वो एक साइड का रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर दूसरे साइड दौड़ाते हैं, दूसरा क्लियर हो जाता है, तीसरे साइड दौड़ाते हैं, तीसरा क्लियर हो जाता है। इसी तरह से ब्रेन के भी पाइप्स में जब वो बनना शुरू होते हैं, उसी वक़्त आप बच्चे के से गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चे को छोटे खिला रहे हैं। ये ट्रेनिंग पूरी हर दिन की अलग-अलग होती है, हर दिन। बल्कि अभी मेरी एक किताब आ रही है, मैं अपने पेरेंटिंग कोर्स में तो इस पर डिस्कस करती हूँ, लेकिन मेरी किताब एक आ रही है कि मतलब 1000 डेज़ प्रोग्रामिंग, 1000 दिन की तरबियत। तो वो 1000 दिन की तरबियत में हर डे बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो रहा है और माँ क्या करे, उस पर मैंने काम करना शुरू किया है और मतलब एंड हो गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको रहेगा कि 6 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में क्या करना है, क्या खाना है, क्या आपने खाना है, कौन-सी चीज़ खानी है, कैसे सफाई करनी है, उसका विकास क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लड़की का क्या हो रहा है, लड़के का क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, पूरी तवज्जो चाहता है माँ-बाप की और बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। 6 साल के बच्चों से आप स्कूल जाने लगा है, इसलिए उसको बड़ा मत समझिए, छोटा ही बच्चा है। फिर उसके बाद जो है दूसरा वाला सेक्शन होता है 7 साल से लेकर मतलब 6 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल से लेकर आपके बच्चे का 12 साल में। तो जब आप देखिए कि 3 साल तक तो बच्चा माँ से अटैच होता है, बाप से होता है और ख़ानदान के लोगों से होता है। लेकिन 4 साल के बाद वो अपने दोस्तों में जाता है, नर्सरी केजी में जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाना शुरू करता है। अम्मी, मुझे भी वैसे ही बैग चाहिए जैसे मेरे दोस्त के पास है, वो कहता है। अम्मी, मुझे वही बॉटल चाहिए जैसे मेरे दोस्त के पास है। असल में उसका ब्रेन डेवलपमेंट तो नहीं हुआ अभी, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है लर्निंग, उसको देखकर वो सीख रहा है लोगों को। तो इसीलिए उस पर पूरी तवज्जो रखी जाए, उसकी बातें सुनी जाए जो वो कह रहा है। अभी उसको ताकीद ना की जाए कि बेटा हम दूसरों की तरह नहीं लेते, बल्कि उसको दिया जाए। तो 6 साल तक आपका डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें टीचर कैसे हैं, टीचर ने क्या पढ़ाया, उससे बातें हों छोटी-छोटी। आप उसको जो चीज़ें मुश्किल जा रही हैं वो उसको घर में पढ़ाएँ, उसको फिर जो है दुआएँ सिखाएँ। उसके साथ-साथ अरबी कायदा पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र में बच्चा जो है दुनिया की कितनी ही ज़बानें आप समझा दें, उसके हुर्फ़ तहज्जी को सीख सकता है, आवाज़ों को पहचानने लगता है। जैसे आप आ कहेंगे, आ पहचानेगा, बी से ब पे कहेंगे पहचानेगा। ऐसे ही आप हुर्फ़ तहज्जी उसको पढ़ा दें, आप फ़ारसी पढ़ा दें, आप पर्शियन पढ़ाएँ, कुछ भी पढ़ाएँ। लेकिन आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं 4 साल से लेके 6 साल तक उसको आइडेंटिफ़ाई करा दें। लिखना, पढ़ना नहीं है। लिखने का अमल 6 साल के बच्चे तक का नहीं है। 6 साल के बाद 7वें साल में कलम पकड़ना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। क्योंकि जो फिंगर होती हैं, उँगलियाँ,
इस उंगलियों में बच्चों के बारीक-बारीक न्यूरॉन्स होते हैं महीन से, वो शरियानें होती हैं, वो शरियानें उनके न्यूरॉन से कनेक्टेड होती हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। उस पर अगर दबाव पड़ेगा तो इधर जाकर ब्रेन में उनके लॉकिंग होगी, जहाँ पर अभी रास्ते बने ही नहीं है, अभी विकास ही नहीं हुआ है। इसीलिए आपको करना ये होता है कि बच्चा जो है, उस बच्चे को सिर्फ ज़बानी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ज़बानी चीज़ें सिखाई जाएँ, खिलौने दिए जाएँ, सॉफ्ट टॉयज़ दिए जाएँ, सॉफ्ट चीज़ें दी जाएँ और फिर जब वो 7 साल का हो जाता है, तो उसमें वो दोस्तों के हवाले हो जाता है, दोस्तों के मैकेनिज़्म पे बहुत बात करता है, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा, मेरे दोस्त ने ये कहा, फिर अपने चाचा-ताया के दोस्तों के साथ। तो अभी माहिरीन कहते हैं बच्चों की तरबियत के लिए उनके पास में अलग-अलग ग्रुप होना चाहिए दोस्तों के, क्योंकि वो पीयर ग्रुप उनकी सबसे बड़ी नीड होती है, ज़रूरत होती है। पीयर ग्रुप मतलब उनके हमजोलियों का ग्रुप। अब वो हमजोलियों का ग्रुप उनका एक स्कूल का होना चाहिए, एक मदरसे का होना चाहिए, एक मोहल्ले के बच्चों का होना चाहिए, एक खानदान के बच्चों का होना चाहिए और एक सीआईओ का होना चाहिए, चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का। ये 5 पीयर ग्रुप जो है, बच्चों को अपने ही साथियों के साथ जो है उनके दरमियान में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, कोलैबोरेटिव वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कोलैबोरेटिव वर्क यानी मिल-जुल कर काम करेंगे, हम जोली मिलकर काम करेंगे। हमने भी ड्राइंग बना लिया, आपने भी बना लिया, आपने अच्छा बनाया। अब होता ये है कि स्कूल जब बच्चा जाता है, तो स्कूल जाने के बाद ऐसे कभी-कभी होता है कि वो सारे बड़े ज़हीन बच्चों के दरमियान थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसकी मज़ाक बनाई जाती है, वो पीछे हो गया, घर में माँ-बाप झगड़े कर रहे हों, तो बच्चा पीछे हो जाता है। अगर सास-बहू के झगड़े बहुत चल रहे हों, चुगली का माहौल हो, तो बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाता है। अगर जो है माँ के पास तलाक के दोनों के मसाइल चल रहे हों, मैके में बच्चा रहता हो। देखिए ब्रोकन होम कहा जाता है, ब्रोकन होम मतलब टूटता-बिखरता ख़ानदान। जब उसको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ज़रूरत समझा कि बच्चों का ख़ानदान बच्चों के लिए सबसे अज़ीम जगह है, जहाँ बच्चा तरबियत पाएगा। अल्लाह ताला ने उसी मासूम से इंसान को देखिए वो बच्चे हैं आपके सामने, लेकिन वो बच्चे आपके नहीं हैं। अल्लाह की अमानत है जो अल्लाह ने आपके पास दी है, समाज की अमानत है कि समाज जो है बाद में कल जाकर ये समाज बनाएँगे। अल्लाह की ज़मीन को अल्लाह के दीन पे नाफ़िज़ करेंगे। ये बच्चे अक़ायद के पुख्ता होंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको एक मुद्दत तक के लिए दिया है कि भई अब इन बच्चों की हिफ़ाज़त करें। तो इन बच्चों की हिफ़ाज़त करने के बजाय स्पाउस रिलेशनशिप झगड़े करना शुरू कर देते हैं मियाँ-बीवी छोटी-छोटी बातों पर, ससुराल की बातों पर, सास की दोनों में मोहब्बत होती है लेकिन बस सास, ससुर, खुद ये, मैका, ये वो थर्ड पार्टी की वज़ह से झगड़े होते हैं। वो झगड़े बच्चों पे बड़ा गबी बना देते हैं, उनको ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर देते हैं, उनकी ज़हानत में फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए लड़ाइयाँ ना हों, दूसरों की शिकायतें भी ना हों। मैं अक्सर माँओं से कहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा रिलैक्स रखना चाहिए। चीखना-चिल्लाने ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा कि आप रिलैक्स रहें, कैसे रिलैक्स रहें, आप लंबी साँस लें और उसके बाद जो है आप जो है सुकून दें खुद को। सोचें कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें हमारा कोई दखल नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर ये हो रहा है तो मेरे बच्चों के पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अपने शौहर से कभी तू तकार से बात ना करें, आप कह के बात करें, मेरे बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इतना बच्चा आपका सेंट्रल पोज़ीशन पे, इसीलिए मैंने ना अपने ग्राफ में भी सेंट्रल पोज़ीशन पे बच्चे को रखा है। ये देखिए ये वाला बच्चा है। अच्छी अच्छी सेहत। माएँ क्या करती हैं, बच्चों को सुबह उठते ही चिप्स और चॉकलेट के हवाले कर देती हैं। कुछ तली-तलन वाली चीज़ें खिला देती हैं। तलन वाली चीज़ें बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक होती हैं। बच्चों को खाना हेल्दी खिलाना चाहिए। आप सूजी बना लीजिए, आप जो है घर में पोहा बना लीजिए, चाय पराठा खिलाती हैं, ये भी लीवर पे वरम करता है। तो ऐसी वो चीज़ें जो बच्चों के लिए नुकसानदा है, जंक फूड में आती हैं, बाहर की चीज़ें या वो घर की चीज़ें जो बहुत डीप फ्राई होती हैं या फिर अनहेल्दी में आती हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। गुड हेल्थ के लिए बच्चे को जितना देखिए कहा जाता है ना साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अच्छे जिस्म के अंदर ही दरअसल अच्छा और तवाना दिमाग परवरिश पाता है। और जब दिमाग परवरिश पाएगा, तो हमारे ये खामोश बच्चे जैसे अब यूपी, झारखंड के लोग हैं, अभी यहाँ पर हैं, वहीं के पेरेंट्स ज़्यादा हैं। ये मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आप सोचिए ज़रा कि जिस तरह का बातिल क़ुव्वतें हमारी नस्लों के पीछे पड़ी हुई हैं, इसमें तवानाई बहुत मज़बूत होना, मज़बूत आसाब का होना, जज़्बाती तौर पे मज़बूत होना, उछल नहीं पड़े। वो तो उछलवाते इसीलिए हैं कि आप लाठी लेके निकल आएँ और फिर वो आपको अरेस्ट कर लें और फिर ज़िंदगियाँ सड़ा दें आपकी। जज़्बाती तौर पे बहुत मज़बूत। उसके साथ
जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत। आपको याद होगा हमारे दरमियान से आप जो है तालूत को मतलब वो बना दीजिए, सदर बना दीजिए, मतलब तालूत आपके दरमियान से जो है लीडर होगा। तो कहा तालूत क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि वो जिस्म के एतबार से मिनल जिस्म, यानी कहा कि वो अच्छे जिस्म और मजबूत जिस्म वाला इंसान है। तो मजबूत जिस्म वाला बनाने के लिए बचपन से सोचिए उस पर, क्योंकि तवाना दिमाग मजबूत जिस्म में आता है। हम बड़े लीडर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे माओं के अंदर वो शऊर नहीं आ पा रहा जो पुराने जमाने में था। वो अपने बच्चों को अकायद इंतहाई मजबूत करती थी। अकीदे का मजबूत होना ही दरअसल इमोशनल बैलेंस है। जज्बाती तवानाई कब मिलती है? जब अकीदा मजबूत हो। जैसे मिसाल के तौर पर अम्मी मेरा खिलौना इन्होंने तोड़ दिया, तो माँ की आवाज है, बेटा खिलौने की एक मुद्दत है, जब तक अल्लाह चाहता है हमें खेलने देता है, जब इसकी मुद्दत हो जाती है टूटने की टूट जाता है। हर काम अल्लाह की तरफ से होता है, हम नहीं करते। टूट गया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ये अकीदा है। आप बच्चे से कह रहे हैं, बेटियां माँ से कह रही हैं अम्मी मेरे ससुराल वाले खराब है, तो कहिए बेटा, मैं अक्सर बच्चियों से कहती हूँ क्या कहा कुरान मजीद ने, खलक़ल इंसान फी कबद, हमने इंसान को सख्त मशक्कत में पैदा किया। आप मशक्कत में ससुराल की झेलेंगी नहीं, वापस आ जाएंगी। मैं क्या यहाँ आके मशक्कत झेलनी पड़ेगी? यहाँ नजरिया बदल जाएगा भाई का, आपके अम्मी अब्बू का, सबका। ये तरबियत है अकीदे की। अकीदा डीप तक उतरना चाहिए। तौहीद इंसान के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है वो अंदरून तक पहुंचना चाहिए। तो इंसान इमोशनली बैलेंस कब होता है? जब अकीदा मजबूत होता है, खुदा का खौफ होता है, उसके सामने जवाबदेही का एहसास होता है, तो वो अकीदे को अकीदा उससे मजबूत करता है। फिर ब्रेन में जो प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर, ये सब नहीं होता जब बिल्कुल बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं। बेटा देखो अल्लाह ने कैसे डिसिप्लिन इंसान को सिखाया कि वो उठे, हर काम छोड़ दे और नमाज के लिए दौड़ पड़े। ये चीज इंसान को क्या करती है? ब्रेक देती है। ये चीज इंसान की एंजाइटी को कम करती है। और यही चीज इंसान को बहुत ज्यादा, जैसे लहू और लाभ कहते हैं खेल को, अगर आप कैरम खेल रहे हैं और नमाज कजा हो गई तो वो खेल भी हराम हो गया। आप टीवी देख रहे हैं और नमाज कजा हो जाए तो हराम हो गया। तो गोया ये लहू लाभ के जो खेल हैं वो उस वक्त जबकि उसका उसका चार्ट फॉलो ना किया जाए, डिसिप्लिन फॉलो ना किया जाए, तो ये हराम के जुमरे में चला जाता है। तो ये चीजें बच्चों पर जब हम बच्चों पर को बताते हैं, वाजे करते हैं, तो इसी तरह से बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आने लगता है। जैसे जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, गुड हेल्थ, फील लव एंड सिक्योर। ये बात मास्लोज हायरार्की ने अपनी बात में कही है कि बच्चे को जब बहुत मोहब्बत घर में मिलती है तो वो कभी बाहर मोहब्बत तलाश नहीं करता। जब घर में माँ बाप लड़ाई लड़ते हैं, जब चोलियां करते हैं, एक दूसरे के इसमें मगन होते हैं, शादी ब्याह की तैयारियों में मगन होते हैं, बच्चा इग्नोर हो जाता है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर वो अपने साथियों में से किसी न किसी से मोहब्बतें करने लगता है और फिर वो लाइन से उतर जाता है, सराते मुस्तकीम से भटक जाता है। सेफ फ्रॉम हार्म, यानी कि आप क्या करें, बच्चे को तकलीफदा चीजों से दूर रखें। जैसे बेटा आपके लिए ये सही नहीं है, इतनी शक्कर की मीठी चीजें नहीं खाइए, मीठी चीजें जहानत को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप बच्चे से बताइए, उसको तकलीफ पहुंचाने वाली चीज से आगाह कीजिए। आप बच्चे को सेल्फ फ्रॉम हार्म यानी कि बच्चे को टीके लगवाइए, वो टीके जो बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हैं। जैसे कहा कि पोलियो का टीका है, पोलियो से बचाने के लिए टीका बन गया है तो वो लगाइए। आप कोविडशील्ड का है तो वो लगाइए। ये मतलब वालिदैन की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप वालिदैन के ताल्लुकात है। फिर प्ले लर्निंग यानी खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, समझाना, पैगम्बरों के किस्से सुनाना, कहानी सुनाना। कुछ चीजों में वालिदैन हाथ पकड़ के ले जाएं, बेटा चलो गरीब की मदद करके आते हैं, पैसे अपने हाथ से दे दीजिए, बेटा आइए मैं आपको दादी जान के पास बिठाता हूँ, दादी जान बहुत अच्छी हैं, हमें बचपन में ये सुनाया करती थी कहानी, वो आपको सुनाएंगी। अपने बुजुर्गों से नजदीक करना, ये सारी चीजें बच्चों को नफ्सियाती मसाइल जो आजकल हो रहे हैं उससे बचाता है। और अगर माँ बाप अच्छे कपड़े पहनाएं, सूट बूट रखें और फिर मोबाइल हाथ में दे दें और फिर घंटों बच्चा मोबाइल लेकर है और हम समझे बड़े अच्छे माहौल में हम परवरिश दे रहे हैं, तो ये गलत है। इंसानों से मिलना, इंसानों से कुर्बत बढ़ाना, अपने मतलब रहमी रिश्तों के करीब करना, फुप्पी से, चाचा से, ये सब बहुत जरूरी होता है। ये वो दौरानिया है जो 7 साल से लेकर 12 साल तक आप बच्चों को अपने साथ लेकर काम करेंगे। और फिर उसके बाद लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, अगर घर में बच्चों जबान का अच्छा एनवायरनमेंट हो, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट हो, तो बच्चा जो है अच्छी जबान बोलता है। माँ अच्छा बोलती हो तो बच्चा अच्छा बोलेगा। माँ अगर गुफ्तगू अच्छे से करती हो तहजीब तमीज के साथ तो बच्चा करने लगेगा। माँ अगर जो है पढ़ने वाली हो तो बच्चा पढ़ेगा। वालिद को भी बच्चा देखता है। फादर भी अगर अच्छी जबान बोल रहे हो तो बच्चा बोलने लगेगा।
फादर की नशिस्त व बर्खास्त के आदाब, उठने बैठने का सलीका, अम्मी से बात करने यानी अपनी बीवी से बात करने का उनका सलीका, अंदाज, एहतराम, ये सब बच्चों का कल्चर बनने लगता है। तो वालिदैन जो है बच्चे पर असरअंदाज होते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद अदर्स, ये जो है ना दूसरों को से उससे मुलाकात के मौके करवाना। मेहमान अगर आए ड्राइंग रूम में तो अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे फर्जंद हैं, ये हमारी बेटी है, उनको मिलवाना और फिर उनको जो है मिलवाकर उनसे मुलाकात करवाना। जमात के जिम्मेदारान से मिलवाना। जीआईओ की लड़कियों से, अपनी छोटी बच्चियों को जो 10-12 साल की हैं उनको जीआईओ की लड़की जो लीडर है उससे मिलवाना। ये सदर है आपकी, ये लीडर है और ये जो लीडर है ये जीआईओ की लीडर है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही लीडर आप बने, इस तरह का आप उनके उनके दिल में बात डालें ताकि वो आइडियलाइज करें। वो क्या करते हैं, ख्वाब देखते हैं। आप अगर हीरोज पेश नहीं करेंगे तो फिर उनके पास हीरोज होंगे, उनके बीटीएस के हीरोज होंगे, उनके पास कोरियन ड्रामे के हीरोज होंगे, उनके पास पाकिस्तानी ड्रामे और के हीरो हीरोइन होंगे। आप अपने फिगर को, आइकन्स को दीजिए उन्हें, ये अमीर जमात हैं, इनकी तरह आपने बनना है, ये फलां है, इनकी जैसे आपने बननी है। इस तरह से आप उनको मोटिवेट करें कि वो आइडियलाइज करें। और याद रखिए, जब आपने भी पहली मर्तबा देखा था कि डॉक्टर कोट पहनकर जा रही है तो आपने सोचा मैं भी इसे डॉक्टर बनूंगी। तो बच्चे आइडियलाइज करते हैं और जब आइडियल जब हम अच्छे दे पाते हैं बच्चों को तो बच्चे उसी मिजाज के साथ में परवान चढ़ते हैं, उसी ख्वाब के साथ परवान चढ़ते हैं। तो अच्छे ख्वाब देना, आइडियल्स देना। आपको याद है हम लोग थे, हमारे एज ग्रुप के लोग, उस वक्त जो है मोबाइल तो खाल खाल था, एंड्रॉइड तो हमारे बचपन में एंड्रॉइड नहीं था, जाहिर है। तो हमने जो है वो पढ़ा है, इनायतुल्लाह अल्तमश जो है नसीम हिजाजी को मिस्कीन हिजाजी, उसमें हमने मिस्कीन हिजाजी की किताब में हमने इमाम शुमैविल को पढ़ा जो बोस्निया के मुजाहिद थे। हमने द लाइन ऑफ डेजर्ट पढ़ा जो लीबिया के मुजाहिद थे, जिन्हें मतलब जो कहा जाता था लीबिया के मुजाहिद, द लाइन ऑफ डेजर्ट उमर मुख्तार को कहा जाता था। हम गुलबुदुन हिकमत यार खान जो इनके अफगानिस्तान के थे, या फिर हम जो है खाक और खून पढ़ते थे जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाइयों के दरमियान जो हीरोज बने थे। तो हम उनको पढ़कर आइडियलाइज करते थे कि ये इस तरह के बनना चाहिए, इस तरह का ताकतवर मिजाज होना चाहिए, इस तरह का हमने लीडर बनना चाहिए, इस तरह हमारे अंदर इस्लाम को अंदर तक उतारने वाली कैफियत होनी चाहिए। हम इमाम शुमैल की तरह, हम जो है इमाम शामिल की तरह अपने दीन के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आज भी फिलिस्तीन के इन हीरोज को जो आज मौजूद है, इनको अपने बच्चों को पढ़कर सुनाइए, इनकी कहानियां सुनाइए ताकि ये जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में आइडियलाइज करें। हमने हीरोज का फुकदान हो गया हमारे पास। बहुत लिखी गई हैं किताबें, जैसे कि अल्लामा शिबली रहमान ने जो है किताब लिखी थी अल फारूक अल मामून, खलीफा हारून रशीद पर हारून रशीद पर अल मामून, फिर अल फारूक उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर। ये चीजें पढ़कर एक जोश आता था कि हम जिंदगी ऐसे गुजारेंगे। तो यही जिंदगी के हीरोज को आप जीआईओ के, एसआईओ के, अमीर जमात, इस तरह के लोगों को मिलाकर आप अपने हीरोज दीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको करना ये है कि इसमें जो है इसके साथ साथ जो टीन एज पर आ जाते हैं अब, तो टीन एज पर जो ग्रुप पर हम आएंगे तो वो टीन एज ग्रुप क्या होगा। हम आपको शिकायत है टीन एज के बच्चे पता नहीं मोबाइल में क्यों झांकते हैं, क्यों देखते हैं। लड़कियों को कैसे तरबियत की जाए, कैसे सफाई सुथराई सिखाई जाए, कैसे नमाज के अय्याम के अलावा उनको रहनुमाई की जाए, लड़कों को किस तरह की जाए, कैसे सफाई उनकी मेंटेन वो करें। इस तरह की जो चीजें हैं, या फिर वो टीनेजर बच्चे आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं, फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं, पैसे क्यों उड़ा रहे हैं, दोस्तों के साथ क्यों जा रहे हैं। ऐसे बेशुमार सवाल हैं। जो पेरेंटिंग पर मेरा वक्त भी काफी तवील हो गया, मतलब तकरीबन 4-5 मिनट मेरे रहेंगे। इंतजामिया मुझे बता दे कितने मिनट बाकी है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें ये भी बता दीजिए कि आपने सवाल जवाब का सेशन रखा है या फिर सिर्फ तकरीरी होगी, लेक्चर ही होगा। कोई 10 मिनट का आपके पास और मौका है। 10 मिनट के बाद हम लोग 5-7 मिनट का सवाल जवाब लेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 7:20 में शुरू हुआ है, तो हम लोग इसको 8:20 में इंशाल्लाह खत्म करेंगे। जी बेहतर, चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये जो है हमारे पास में मतलब ये कि टीन एज बच्चे हैं हमारे पास, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, इतने तकलीफदा मसाइल हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वालिदैन से टीन एज की बिल्कुल पेरेंटिंग अलग होगी। जैसे 0 से 3 की पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है कि बच्चों को कैसे डेवलप किया जाए। 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को
रूल्स एंड रेगुलेशन, छोटे-छोटे कामों में, मसाइल में लगाए रखना, अपना बैग खुद रखिए, अपने सॉक्स धो लीजिए, सारे मिलकर धो लीजिए, अपने अपने सारे बहन-भाई जब छोटे हों तो मम्मा को जो है ये काम में मदद कीजिए, आप ये उठा लीजिए। हम सिर्फ लड़कियों को काम लगाते हैं, लड़कों को बाहर छोड़ देते हैं, लड़कों को भी काम करवाइए। क्योंकि लड़कियों के रिजल्ट आपने देखा होगा, नताइज के एतबार से लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं और लड़के नहीं पढ़ रहे। ये यही चीज है कि लड़कियों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो वो काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, झाड़ू लगा लेती हैं, माँ की मदद करती हैं, तो ये तवज्जो बढ़ती है, तो जहानत बढ़ती है और इसीलिए वो अच्छे से पढ़ पा रही हैं। अब इन लड़कों को जब कोई काम नहीं लगाया जाता तो ये फिर क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, दोस्तों में खेलते हैं, लड़ते भिड़ते हैं और आकर फिर वापस से वही एग्जाम बिल्कुल नॉमिनल देती हैं और रिजल्ट भी बहुत, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी पैदा नहीं होती। तो इसीलिए लड़कों को भी छोटे-छोटे हाउस होल्ड चोर्सेस में रखना चाहिए। बेटा आप ये उठा लीजिए, बेटा अपना ये टॉवेल यहाँ लटका दीजिए, अच्छा सबके कपड़े आप भी उठा लीजिए, तह बना लीजिए, अपना लिहाफ खुद तह बनाइए, अपने अपनी जो है चप्पल वो धो लीजिए, अपने तलवे साफ करके आइए, अपने हाथ हैंड वॉश करके आइए, अपने काम उनसे करवाइए। अपने डाइनिंग टेबल से उठें तो अपनी प्लेट साथ लेकर उठें, अपनी प्लेट को ढक कर रखें, ये चीजें खाना फ्रिज में आप रख दीजिए बच जाए तो। ये इस तरह के काम लड़कों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लगाएंगे तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी। आज ही मैं एक वो देख रही थी, एक मतलब एक थेरेपी सेंटर पे विजिट कर रही थी, तो वहां देखा कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, 8 से 12 साल के बच्चे हैं, वो नॉर्मल पैदा हुए थे, बहुत अच्छे पैदा हुए थे। उनके वालिदैन ने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने की वजह से उन बच्चों के अंदर एडीएचडी डिक्लेयर हुआ। एडीएचडी आपको पता ही है, हाइपर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अब वो एडीएचडी के बच्चे हैं, उनकी थेरेपी चल रही है सेंटर में। इतनी खतरनाक थेरेपी है कि वो थेरेपी देखकर मुझे खौफ हुआ। एक लेजर टॉर्च से उनके ब्रेन पर सामने का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो उनका लॉक हो गया उसको ओपन करने के लिए वो टॉर्च डाल रहे हैं, वो लेजर शुआएं डाल रहे हैं, गर्दन के पास डाल रहे हैं, ब्रेन पर लेजर शुआएं डालकर उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। मैंने सोचा इनकी माओं को जब पता चला कि मोस्टली उसमें लड़के थे, लड़की बहुत कम थी, 1 या 2 लड़कियां थी, सारे लड़के ही थे। तो मैंने सोचा कि आप सोचें कितना दर्द था, तकलीफ थी कि इनके माएँ जब ये पैदा हुए तो मिठाइयाँ बाँटी, सोचा कि बेटे पैदा हुए हैं, बस नाम होगा, बहुत अच्छा होगा, और फिर उसके बाद इन्हें छोड़ दिया। और ऐसे छोड़ दिया कि वो खुद अन्नास वल हिजारा, इंसान क्या कर रहा है, अपनी नस्लों को आग का ईंधन बना रहा है। छोटे-छोटे लड़के जो है 8, 9, 10, 12 साल के, जब आप 2 साल का हो जाए तब से मोबाइल पकड़ा रहे हैं, तो वो मोबाइल पकड़ाने का आपका अंदाज 12 साल तक है। बच्चे का पूरा ब्रेन लॉक हो चुका है और वो एडीएचडी का शिकार है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत परेशान। अभी ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। करार नामी कोई चीज नहीं है। आप उनको पानी लाने के लिए बोलिए, नल से गिलास भरेंगे तो देर तक टिप 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 पानी भरेगा, तो वो बच्चे आधा गिलास लेके दौड़ पड़ेंगे कि बस इतना ही पी लो, अब हम इससे ज्यादा नहीं लाते, और हाथ ऐसे हिलाते हैं जल्दी 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 जल्दी। ये सारी चीजें एडीएचडी की अलामतें हैं। अब ये बच्चों की बर्बादी, जब टीन एज में आते हैं तो कोना पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर ये बच्चे ड्रग एडिक्शन का जितना ज्यादा दिमाग पर असर होता है उतना ही मोबाइल का होता है। जो मोबाइल कोने में लेके बैठ जाते हैं, हाथों में नहीं होते। ये क्या कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। ये अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कजिन बहन भाइयों के साथ खेलते हैं तो उन्हें महफूज नहीं रखते, उनको वल्गैरिटी की तरफ ले जाते हैं। क्लासरूम में इतने गंदे गंदे हालात पैदा हो रहे हैं, बाहर घरों में, घर के खानदानों में। तो ये सारी चीजों में और लोग परेशान है कि क्या करें। तरबियत का पूरा शिराजा मुंतशिर हो गया। तो तरबियत स्टार्ट होती है 1000 दिन की तरबियत में, जब बच्चा 3 साल का हो, फिर 4 साल से लेके 12 के बाद आपका बच्चा कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड होता है, दबाव का पीरियड होता है। 12 साल के बाद बच्चा सिर्फ नॉर्मलाइज करता है, यानी कि क्या करता है, पेरेंट्स को नॉर्मलाइज करना पड़ता है हर चीज। अच्छा बेटा यहाँ जा रहे हो, चले जाइए, पहले उसको कहना होता है चले जाइए कोई बात नहीं, फिर उसको रोक कर कहिए बेटा लेकिन आप जल्दी आ जाइए, ठीक है, मुझे पता है कि आप देर नहीं करेंगे, माँ से किया हुआ वादा निभाएंगे। 2 लॉक करना पड़ता है उसके इनपुट्स। लड़कियां भी ऐसे ही कि बेटा आप कॉलेज जा रही हैं, खुशबू लगा रही हैं, माँ कहेगी खुशबू लगा रही है, लेकिन बेटा याद रखिए खुशबू लगाना इस्लाम में जायज नहीं है। और इस खुशबू के सिलसिले में जब अल्लाह ने मना कर दिया तो इसकी वजह से जो नताइज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो नताइज होते हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे लिए तबाही हो जाती है। आपने भेज दिया, अभी तो वो चली गई है, लेकिन उसको दिमाग में एक बात डाल दिया आपने
तो अपनी बात उन्हें डालिए बड़ी मोहब्बत के साथ, पोलाइटली। सबसे पहले उलझना नहीं उनसे, लड़ाई के ऊपर नहीं ले आना, चीखने चिल्लाने पर नहीं ले आना, कभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं खोना, उनको ट्रस्ट करना कि जी मुझे पता है बेटा कि आप कभी गलत हरकत नहीं कर सकती हैं, मुझे मालूम है कि आप एक छींटा भी अपने दामन पे आने नहीं देंगे, इंशाल्लाह आप सारे गंदे माहौल में भी खुद बचकर रहेंगे। आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना पॉजिटिविटी उसके अंदर लॉक होगी और वो अपने वालिदैन की कदर करेगी। बड़ी बेटी है, मतलब टीन एज से ज्यादा यानी कि 13 साल से ज्यादा, तो कितनी माँओं से मैं पूछती हूँ कि आपने कभी अपने बेटे को गले लगाया? कभी आपने बेटी की पेशानी पर बोसा दिया? कभी आपने अपनी बेटी के हाथ पर बैठकर हाथ सहलाए? कभी आपने बेटे को मालिश की है सर में कि लाओ मेरे बच्चे मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ? अपने बच्चों के हाथ पर मसाज किया है? अपने बच्चे से पैर दबवाया है? पैर पर मसाज करवाया? अपने सर में मालिश करवाई है? इसे कहते हैं टीन एज बच्चों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर पर आते, बाहर से आते, सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाते। क्यों जाते? इसलिए कि वो अपनी बेटी को ये बताते कि वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत जब दहलीज पर मिलती है, तो बंदा कभी किसी झूठी मोहब्बत की तरफ के फ़रेब और जाल में नहीं फँसता। और जब मोहब्बतें घर की दहलीज पर ना मिले, नफ़रत मिले, झिड़कावा मिले, बड़ी तेज़ तुंदुही से बात करें, जब आप उसको प्यार से गले ना लगाएँ, तो फिर बच्चे जो है बुराई की तरफ जाते हैं। बाप ने भी बेटी को करना चाहिए बोसा, यानी हाथ पर बोसा दे दे, पेशानी पर दे दे, सर पर हाथ रख दे। तो ये इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, यानी हथेली का पीछे साइड जो है ना हाथ पर, वहाँ बोसा दिया करती थी। जब वो आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त निज़ा में थे, तो वो झुकी, इतना झुकी कि वो ज़मीन पर उनका हाथ था तो वहाँ तक झुकी और अपने वालिद के हाथ पर बोसा दिया। हमारे यहाँ तो जो 7 साल में बिस्तर अलग किया जाता है तो बच्चे जो है बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लड़कियों को माएँ और लड़कों को कोई दुख करीब नहीं बुलाता। लम्स थेरेपी होती है एक, लम्स कहते हैं इंसान का टच, खुशबू। ये लम्स और टच जब मतलब थेरेपी के तौर पर माँ से मिलती है अपनी बेटी को मोहब्बत, गले लगाती हैं, प्यार करती हैं, मेरा बच्चा बहुत प्यारी मेरी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी। अब बताइए उसको उसके घर में पुप्पी ने कहा उसकी नाक चपटी है, दादी ने कहा वो ये काली है, छोटे कद की है, या स्कूल में बुली किया हो कि तुम्हारा तो कद वहीं छोटा रह गया, तुम छोटे कद की हो। ये बच्चे पहले नहीं करते थे, अब ये सारी बुली कर रहे हैं बच्चे। तो इस तरह के बच्चे सुन मैम रहा बस माँ। 1 मिनट और है, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब लेंगे इंशाल्लाह। जी, जी। तो इस तरह की जब बातें मतलब बच्चे सुनते हैं और माँ जब उसको कहे कि बेटा दुआ पढ़कर फूँक दे कि बेटा अल्लाह तुम्हारी हिफ़ाज़त करे, गले लगाए और रुख़सत करते वक़्त उससे कहे कि मेरा प्यारा बच्चा, मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी अच्छी बेटी, तो ऐसा बोलते ही कहे तो उसके वो जो गम है जितने लोगों ने दिए वो डाइल्यूट हो जाएँगे। तकलीफ़ से वो निकल जाएगी कि नहीं मेरी माँ ने मुझे खूबसूरत कहा है मतलब मैं अच्छी हूँ, उसका एतमाद बढ़ेगा। और लड़के को भी ऐसे ही कि बेटा आप तो माशाअल्लाह बड़े लग रहे हो, अब उनको भी कद पर मज़ाक बनाते हैं बाहर, बहुत सारी मज़ाक़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से अपने बच्चों को सपोर्ट बाप से भी कहिए कि अपनी बेटी के सर पर हाथ रखें, काँधे पर उसका सर रखें, उससे पूछें कि कैसा है मेरा बच्चा, आप ठीक तो हैं बेटा? इतनी दूरियाँ हमारे यहाँ बनाते हैं, देखिए इस्लाम इतनी दूरियों का नहीं बोलता। इतनी दूरियाँ कैसा लगता है कि माँ-बाप नहीं है, बिल्कुल दूर-दूर रहने वाले हैं और पता नहीं उसको कितनी गलत वे में पहचा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी उसमें हूँ मतलब लेक्चर में हूँ।